से सेल्फ नहीं पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाना सही नहीं है। देखिए ओम का नियम, तो ओम का नियम, ओम कौन है? ओम कौन है? फॉर्मल जानकारी दी गई है, ठीक है जी, कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। इस संबंध को उन्होंने एक नियम के रूप में दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, आयतन में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये लगाए गए क्या है? विभवांतर, और उस तार में, उस चालक में बहने वाली ये क्या है? धारा। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये ऐसा, अगर हमने एक इसका विभव का मान है तो आपका इतना बहेगा, इतना है तो इतना, ये आपका इस कंडीशंस पे होगा। जैसे जैसे इसमें बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने उसको 1 वोल्ट दिया, कितना दिया? 1 वोल्ट दिया, तो 1 वोल्ट हमने दिया तो क्या होगा कि इसका जो करंट है, मान लीजिए करंट 0.01 एम्पियर का करंट बहा उसमें, ठीक है। अगर मैंने उसे कितना दे दिया? 2 वोल्ट दे दिया तो 0.02 वोल्ट बढ़ा। मैंने 3 वोल्ट दे दिया तो 0.03। देखिए सीक्वेंस में बढ़ रहा है ना, तो इस तरह से बढ़ रही है, अर्थात उसका जो लगाए गए विभवांतर उसके धारा के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है? ओम का नियम, ठीक है। ये देखिए दिया गया है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी हो और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो इस नियम के अनुसार भी अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आई। लेकिन हम जानते हैं इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। इसलिए हम क्या लगाएंगे? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R I, या क्या हो जाएगा? V अपान I बराबर क्या लिखेंगे? R। और यह R क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मान हम 1 मान सकते हैं। तो अगर ये आपका क्या है? इसका मान अगर R इक्वल टू 1 के बराबर है, स्थिरांक है, इसमें कोई भी मान नहीं है, इसका मतलब है कि वो ओम का नियम का क्या करता है? पालन करता है। लेकिन हमारे पास इस ब्रह्मांड में अभी तक हमने ऐसा चालक, या जो चालक दिया गया है, ऐसा चालक हमको नहीं मिला है जो चालक ओम के नियम का पालन करता हो। जैसे 11वीं कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? कार्नो इंजन। क्या पढ़ा था? कार्नो इंजन। उस कार्नो इंजन में क्या करता है? वो स्रोत से उष्मा लेता है और उष्मा को लेकर के किसको दे देता है? सिंक को देता है, और उससे वो क्या करता है? उसको कार्य में परिवर्तित करता है, और कार्य में परिवर्तित करके वह आपको क्या करता है? जो मशीन है हमारा, Q से उष्मा लिया गया और इस Q से काम कराया गया। जब कार्य कराया जाता है, W कार्य कराई जाती है, तो कुछ उष्मा मशीन क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसलिए वो मशीन क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाता है। और यहां पर क्या कह रहा है कि जितना उष्मा लेता है वो सारे उष्मा को किसमें बदल देता है? सारे उष्मा को किसमें बदल देता है? कार्य में बदल देता है। तो कार्य में अगर सारे उष्मा को बदल देगा तो वो मशीन कभी गर्म नहीं होगा, वो मशीन खराब नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें घर्षण होता है, इसलिए उसमें छर्रे लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं ना कि हमको उससे कार्य लेना है, उष्मा के द्वारा कार्य लेना है, तो उसको हम क्या करते हैं कि बाह्य कार्य के लिए उसमें कोई घर्षण ना हो, ठीक है, वो मशीन खराब ना हो, उस मशीन में ताप ना बढ़ जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उस मशीन का क्या नाम दिया जाएगा? तो उस मशीन का नाम हमने 11वीं कक्षा में क्या दिया था? कार्नो इंजन। तो यह कार्नो इंजन एक तरह का कैसा इंजन था? काल्पनिक। कैसा था जी? काल्पनिक था, ठीक है। काल्पनिक मतलब ये कंफर्म नहीं था, या ऐसा इंजन आज तक बना ही नहीं था जिसकी दक्षता कितना हो? 1, ठीक है ना। 100% दक्षता के रूप में अगर मानेंगे तो हमारा कार्नो इंजन की दक्षता को हम 1 मान करके चलते थे, लेकिन नहीं होता था। सेम कंडीशंस आपके यहां पर चालक में देखिए। चालक में क्या कहता है कि चालक के पास, या जो चालक है, इस चालक के पास R का मान क्या होनी चाहिए?
जीरो, बिल्कुल आर का मान ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो आर का मान जीरो होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर एक रखा है, इसका मतलब है कि नियत होना चाहिए, आर का मान बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ओम का नियम को वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास में तो ऐसा चालक है ही नहीं। अगर हम चांदी कहेंगे तो चांदी में भी 99% विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अर्थात 1% क्या है, इसमें भी आर है, और आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो इसमें भी प्रतिरोध है। तो जितने भी हमारे पास में अभी तक चालक मिले हैं, सारे चालक में क्या है, प्रतिरोध है। लेकिन चालक में प्रतिरोध कम होता है, और जैसे लकड़ी है, रबर है, ठीक है, प्लास्टिक है, जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होता। तो क्यों प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा, अनंत होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें विद्युत धारा बहना असंभव होता है। समझ में आ गया ना। अगर प्रतिरोध के बारे में बात करेगा तो आप कार्नो इंजन को याद रख लेना कि इस दुनिया में कार्नो इंजन संभव नहीं है बनाना। मतलब हम ऐसा मशीन बना ही नहीं सकते जिस मशीन का तापमान में परिवर्तन ना हो, या वो घिसे ना, या वो खराब ना हो। ये जो खराब होता है, घिसता है, इसका मतलब है कि उसकी जो दक्षता है वो 100% नहीं होती है। सेम कंडीशंस यहाँ पर भी है कि प्रतिरोध कहने का मतलब है कि कोई भी चालक हम लेते हैं, उस चालक में जब विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने से कुछ न कुछ प्रतिरोध मिलता ही है। ठीक है, समझ में आ गया। ये आगे देखिए, ये लिखा है उसी को, आर एक नियतांक है जिसे हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ये देखिए, प्रतिरोध विभवांतर बटा धारा, इसकी परिभाषा दे सकते हैं। क्या लिखा है, ध्यान रहे कि ओम का नियम केवल किस पर डिपेंड करता है, चालकों के लिए ही सत्य है। ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अगर सत्य असत्य में पूछ दिया जाए, ओम का नियम केवल अधातुओं पर ही, ठीक है, या हम क्या कहेंगे, कुचालकों पर सत्य होता है। सही होगा कि गलत, गलत होगा ना। हाँ, सही क्या होगा, केवल धातु चालक पर ही, मेटल कंडक्टर्स पर होता है, मेटल। ओके, हाँ, अब आगे आइए, जैसे हमारा विद्युत अपघट्य के बारे में होगा तो मुश्किल होगा। अब देखिए क्या कहता है, ओम के नियम की हमको क्या करना है, व्युत्पत्ति। और ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है तो हमको क्या बनाने होंगे, एक चालक बनाने होंगे। क्या बनाएंगे, एक चालक बनाएंगे, और इस चालक के सिरों पर क्या लगाएंगे, विभवांतर। क्या लगाएंगे, विभवांतर। जिधर बड़ा लाइन होता है उधर क्या होता है, धन, और जिधर छोटा लाइन होता है उधर क्या होता है, माइनस। अब इसमें क्या होगा, विद्युत धारा को हम इसमें प्रवाहित करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़े ना, अनुगमन वेग में। ठीक है, और विद्युत धारा कहां से कहां जाती है, तो विद्युत धारा जो होती है आई से, ये आपका धन सिरे से किधर जाता है, इस ओर जाता है। इसको ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहता है, तो ऋणात्मक से कहां बहता है, धनात्मक की ओर। विद्युत धारा कहां से बहती है, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। इसको करंट आई कहते हैं। ठीक है, अब ये ले लिया, तो हमने यहां पर ऊपर में क्या लिया है, चालक। क्या लिया है, चालक। इस चालक पर हमने क्या लगा दिया, विभवांतर भी। तो इस चालक में बहने वाली जो धारा, कौन सा धारा बह रही है, आई। इस पर ये जो दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या मान लिया, ए। यहां से यहां तक की चालक की लंबाई कितनी हो जाएगी, चालक की लंबाई को क्या मान लिया, एल मान लिया। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ना। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एन। ये एन इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस पे आवेश का मान कितना होगा, ई। तो इस पे कुल आवेश कितने हो जाएंगे, क्यू बराबर कितना होगा, ए एन ई। ये ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
तो वही सब यहां पर लिखा होगा, देखो ये देखो लिखा है। मान लो किसी चालक की लंबाई क्या है, एल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन। यदि चालक के सिरों पर क्या लगाया गया, विभवांतर, क्या, भी, हमने लगाया ना भी। अब देखो चालक पर अगर हमने विभवांतर लगाया तो अंदर में क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र। क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र आएगा। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ही आएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाले धारा क्या होंगे, आई। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र, ई बराबर क्या लिखेंगे, विभवांतर बटा क्या लिखेंगे, विभवांतर बटा कितने, उस चालक की लंबाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हमारा यहां पर, लंबाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या मिलेगा, भी बटा एल। भी बटा क्या हो जाएगा, एल। चूंकि VD क्या है, VD क्या है, अनुगमन वेग। क्या है, अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का मान हमने पीछे में क्या निकाला था, ई बटा क्या था, एम, और ये क्या था, टाउ। ये ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 गुणा 10 घात -19 कूलाम। ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। जैसे ही हम इस चालक पे विद्युत धारा प्रवाहित किए तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो कुल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो ले लेंगे। टाउ क्या है, श्रांति काल। क्या है, श्रांति काल। श्रांति काल किसे कहते हैं, तो धन आयनों की दो क्रमगत टक्करों के बाद की जो समय होती है उस समय को ही क्या कहते हैं, श्रांति काल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन गया और जाकर इससे टकराया, दो क्रमगत धन आयन से टकराता रहता है ये। तो जैसे ये धन आयन से टकराया, टकराने के बाद फिर ये अपनी जगह पे लेगा और फिर से टकराएगा कहीं पर। तो दो टक्करों के बीच का जो समय है उस समय को क्या कहेंगे, टाउ, श्रांति काल कहेंगे। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है जी। अब इसके बाद में क्या कहता है, ये लिखा हुआ है जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, टाउ क्या है, श्रांति काल है। अब हमको क्या करना है, यहां पर ई का मान को रखना है। यहां पर ई का मान कितना है, V बटा एल रख दे इसमें। इसको अगर मैं समीकरण 1 मान दूं तो उसमें रख देता हूं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हमको लेकर के चलना है VD बराबर, क्या लेकर के चलेंगे, VD बराबर ई। इस ई का मान क्या है, V बटे में क्या है, L। तो M और क्या हो जाएगा, L, और क्या हो जाएंगे, टाउ। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसलिए चालक में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर धारा का मान देखो क्या है, N E और क्या मिलेगा, A और क्या है, V D। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है, अनुगमन वेग है। VD बराबर ये हमारा मान मिल गया है, VD बराबर ये मान मिल गया है। तो इस मान को हम यहां पर क्या करेंगे, I में रखेंगे, यहां पर रखेंगे ना मान को। समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, इसका मान को रखेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, N E A। VD का मान कितना है, E V बटा M L और क्या है, टाउ। इसमें किसका मान डबल है, ई का मान। किसका मान डबल है, ई का मान डबल है। ठीक है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं ऐसा। हो गया, देखिए यहां से हम
भी को इसके अपान में ले आता हूं, आई बटा क्या हो जाएगा भी, यहां क्या बचा एन, ई 2 है ना, तो ई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है ए है, और क्या है टाउ, नीचे में क्या है ml। भी को ऊपर ले जाऊं, भी को क्या करूं ऊपर, और आई को क्या कर दूं नीचे, तो अगर मैं करूं इसको भी बटा आई, तो ये क्या हो जाएगा ml ऊपर हो जाएगा, और एन ई का वर्ग ए टाउ क्या हो जाएगा नीचे आएगा ना। भी बटा आई बराबर हमने क्या लिख रखा है, यहां पर हमने भी बटा आई बराबर क्या लिख रखा था, ये लिख रखा था ना, तो भी बटा आई बराबर जो भी आएगा वो किसका मान होगा, आर का मान होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो दिया गया है इसके जगह में क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे भी बटा आई बराबर आर, और आर बराबर क्या होगा, आर बराबर एम एल बटा क्या हो जाएगा एन ई का वर्ग ए, और क्या होगा टाउ होगा, ठीक है। यदि चालक का ताप नियत रहे तो एम बटा एन ई का वर्ग टाउ एल अपान ए एक नियतांक के बराबर होगा। इस नियतांक को आर से प्रदर्शित करते हैं और इसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये क्यों दीपिका आया कि इसको थोड़ा सा रिमाइंड करें, और थोड़ा सा रिमाइंड करें, चलो ठीक है मैं इसको रिमाइंड करता हूं। देखिए हमारे पास में क्या है, एक चालक है, क्या है एक चालक है, ये हो गया हमारा चालक। इस चालक की लंबाई कितनी है एल है। इस एल का यहां पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है एन इलेक्ट्रॉन है। अब इस पर मैं क्या लगा देता हूं, एक विभवांतर, क्या लगा दिया मैंने इसमें विभवांतर भी लगा दिया। जैसे ही विभवांतर भी लगाऊंगा तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगा, धारा क्या होगा आई धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा इधर बहेगी, ठीक है। तो माना कि इसमें एल लंबाई की एक चालक है, इस चालक पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी एन, और इस पर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आवेश का मान होगा ई। जब हम इसमें विभवांतर लगाते हैं, इस चालक में जब हम विभवांतर लगाते हैं तो इस चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो कहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं जी, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ई बराबर कहां पर हो रहे हैं भी, किस पर एल लंबाई पर, एल लंबाई पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। कहां पर उत्पन्न हो गया एल पर, क्या उत्पन्न हो गया विभवांतर उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसके बाद में, ई बराबर भी बटा क्या हो गया एल। अब हम जानते हैं अनुगमन वेग, क्या जानते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग बराबर वी डी बराबर क्या होता है ई ई ई ई बटा क्या है एम, और क्या है टाउ, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा भी डी बराबर लिखेंगे तो ई, इस ई का मान क्या हो जाएगा भी बटा एल होगा ना, तो ये हो गया एल, ये आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं मान लेता हूं समीकरण 1, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यह जो दिया गया है समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना है, जैसे ही हम इसमें क्या लगाएंगे, चालक में बहने वाली क्या होगा जी धारा, तो इसमें बहने वाली धारा आई बराबर क्या बोलते हैं एन ई ए, और क्या आएगा भी डी, यही आता है ना, बहने वाली धारा एन ई ए भी डी, और भी डी बराबर यहां पर दिया गया है। इस भी डी का मान को क्या करना है, हमको रख देना है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई ए भी डी का मान क्या है ई भी, और क्या है नीचे में एम एल, और क्या है टाउ,
भी का मान को यहां ले आता हूं, आई बटा क्या हो जाएगा भी, तो ये क्या हो गया एन ई और ई का वर्ग, ठीक है, और क्या हो जाएगा टाउ, नीचे पे क्या आ जाएगा ए, भूल गया ना ए, क्लियर। अब क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं भी बटा क्या लिख दूंगा आई, भी बटा आई लिखूंगा तो एम एल क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा एन ई का वर्ग टाउ ए होगा। अब हम जानते हैं क्या कहता है, चूंकि भी बटा आई बराबर क्या होता है हमारा आर होता है, ठीक है, ओम का नियम से, तो क्या हो जाएगा भी बटा आई बराबर क्या लिखेंगे आर, जहां आर बराबर क्या मिलेगा जी एम एल और क्या मिलेगा एन ई का वर्ग टाउ ए, ठीक है। ये क्या है, ये आर क्या कहलाएगा प्रतिरोध। अब देखिए ये जो प्रतिरोध है कहां कहां पर आपको परेशान करेगा, ये प्रतिरोध आपको परेशान करेगी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, पहला आर किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा कम, इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, जब इलेक्ट्रॉन की इधर जाने ही नहीं देगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा कम, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए तभी धारा का मान बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा लिखा है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम, यहां लिखा है ना, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशंस, आर अनुक्रमानुपाती है 1/a, अगर क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा मतलब तार को मोटा बना दे, मोटा तार कर देंगे तो मोटा तार करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम, और क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो पतला तार करेंगे तो तार पतला होगा तो इसका मान घटेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हमको दूर तक करंट ले जाना है तो तार को क्या रखनी चाहिए मोटा, अगर तार पतला हो जाएगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित करेगी, समझ आ गया। और कौन सा है चौथा, कौन सा है, आर अनुक्रमानुपाती होता है, किसका अनुक्रमानुपाती है 1/टाउ, टाउ क्या है श्रांति काल, श्रांति काल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होगा प्रतिरोध कम होगा, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां के धन आयन से टक्कर मारेगा, ठीक है जी, तो यहां से यहां तक का टक्कर मारने में जो समय लगा वो श्रांति काल है, ठीक है। तो ये बिना टक्कर लगाए, बिना ये टक्कर लगाए क्या करेगा सीधा यहां आ गया, बिना ये इलेक्ट्रॉन टक्कर मारे यहां आ गया, ये टक्कर हो ही नहीं रही है, तो अगर टक्कर नहीं होगा तो श्रांति काल बढ़ जाएगा, तो श्रांति काल बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बढ़िया से, क्योंकि ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और ओम के नियम पर ही डिपेंड करता है आपका प्रतिरोध, ठीक है जी। ओम के नियम पर क्या डिपेंड करता है प्रतिरोध डिपेंड करता है, तो उस प्रतिरोध को अगर आपको बेहतर समझना है तो आपको ओम को समझना होगा। ओम समझ में आ गया तो ओम के बाद में आपको यह समझना है कि कौन जो है वो ओम का नियम का पालन करता है और कौन ओम का नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम जो ओम का नियम का पालन करता है और ओम का नियम का पालन नहीं करता है तो यहां पर क्या क्या कहते हैं। सॉरी कहां गया जी, जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे आप पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे तो और ज्यादा डिटेल से आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। आपको समझना है पढ़ना है तो बेहतर है कि आप क्वेश्चंस पूछे,
जितना ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे आपको समझ में उतना ज्यादा आएगा। देखिए ये कह रहा है ओमी तथा अनोमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध कौन होगा? तो जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। इतना लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा पूरा लिखने पे। जिस प्रतिरोध में ओम के नियम का पालन होता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, तथा वह परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध होते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। और आपको ये लिखने होंगे, यह परिपथ केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। इस परिपथ में V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है, अतः इसे रैखिक परिपथ भी कहते हैं तथा प्रतिरोधों को रैखिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जब हम इसका प्रतिरोध ये बनाएंगे ना, तार को जब हम ये करेंगे तो ऐसा बनेगा सीधा। ये हमने लिया तो ये ऐसा सीधा बनेगा। ये रेखा भी आपको बताने होंगे, तो क्या कहलाएगा वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये प्रतिरोध है। ठीक है जी, ये ओम का नियम का पालन करता है। सॉरी, अनोमी क्या होगा? अनोमी होगा जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ओम का नियम का पालन नहीं करता तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां पर आपका ग्राफ कैसा बना था? सीधा बना था। ये ओम का नियम का पालन करता है और ओम का नियम का पालन नहीं करे तो क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, या इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उस ग्राफ को हम देखेंगे कि जो ओम का नियम का पालन नहीं करता वो कैसा होगा। अनोमी परिपथ में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता। ठीक है, विद्युत अपघट या संधि डायोड ट्रांजिस्टर तापेनिक बल्ब युक्त परिपथ अनोमी प्रतिरोध होते हैं। जब उदाहरण देगा तो आपको ये उदाहरण लिखने होंगे। इनकी सीमाएं क्या क्या है देखिए। ओम के नियम से केवल चालकों के रैखिक व्यवहार को ही समझा जा सकता है, अरैखिक व्यवहार को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, अरैखिक कौन होगा? अनोमी। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है हम इस नियम से उसको नहीं जान पाएंगे। विभवांतर के साथ साथ धारा में परिवर्तन अरैखिक हो। कैसा हो? विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन, मतलब विभवांतर V और I के बीच का जो होगा वो ओम के नियम से धात्विक चालक के लिए V और I के बीच खींचे गए ग्राफ को सदैव एक सरल रेखा में होना चाहिए, किंतु ऐसा सदैव नहीं होता। ग्राफ का प्रारंभिक भाग ही सरल होता रेखा में होता है, बाद में वो वक्राकार हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब धारा के मान में लगातार बढ़ाया जाता है तो कुछ समय के पश्चात चालक क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। और चालक गर्म होने का कारण क्या है? प्रतिरोध होगा। चालक क्यों होगा? क्योंकि हम ओम का नियम क्या कहता है? ताप और लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ओम का नियम का पालन करता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहे हैं? चालक गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रकार ओम के नियम का पालन नहीं होता। ये देखिए ग्राफ बना करके दिया, ये देखिए जी, ये ओम का नियम का पालन कर रहा है ना। यहां तक ओम के नियम का क्या कर रहा है? वो पालन कर रहा है। यहां से ये रेखा कैसी होनी चाहिए थी? सीधा जाना चाहिए। यहां पर क्या हो गया? ये टेढ़ा हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि हमने अभी तक तो ओम के नियम को पालन करने वाला चालक बनाया ही नहीं है, हमें मिला ही नहीं है ओम के नियम का पालन करने वाले चालक। तो जो भी हमें तार मिलते हैं, चालक मिलता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक निश्चित समय तक ओम का नियम का पालन करते रहता है, लेकिन तार जैसे ही गर्म होता है वो ओम का नियम का पालन नहीं करता, वक्र हो जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, आगे देखिए। ये देखिए विभवांतर के साथ धारा में परिवर्तन विभवांतर के चिन्ह पर निर्भर करता है। देखिए ये दिया गया है, ये संधि डायोड, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये भी ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है। ये देखिए अनोमी प्रतिरोध का वक्र दिया गया है, ये भी है अनोमी प्रतिरोध है, ओम का नियम का पालन नहीं करता है। अब उसके बाद क्या दिया है? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? क्या बताया? प्रतिरोध किसे कहते हैं? कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और ऐसे चालक को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, रजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना? तो आप देखे होंगे जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कहीं पर जब जाते हैं, आपका मशीन बिगड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं? क्या बताया जाता है? आपका रजिस्टर खराब है, ठीक है ना, या फिर आपका डायोड खराब है, कंडेंसर खराब है, कैपेसिटर खराब है, ऐसे बताते हैं ना। उसी पर दिया गया है चालक में प्रतिरोध का कारण क्या है?
जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाया जाता है, विभवांतर कैसा, ये देखिए ये चालक है, इस पर जब विभवांतर लगाई जाती है तो जैसे ही इस पर विभवांतर लगाते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, त्वरित होकर के चलने लगते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में उसका वेग क्या होती जाती है, कम ज्यादा होता है, बढ़ता है घटता है ना। जैसे ही घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन कहते हैं ना। ये इलेक्ट्रॉन मार्ग में आने वाले परमाणुओं से क्या करते रहते हैं, टकराते हुए एवं उनके इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हुए एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की एक विरोधी बल का सामना करना पड़ता है, या विरोधी बल ही उस चालक का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और विद्युत रोधी या कुछ चालक का प्रतिरोध क्या होते हैं, अनंत। किसका, विद्युत रोधी या कुछ चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान रखना ना इसको। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है, ये तो आपने लिख ही लिया है। क्लियर, समझ में आ गया। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा, ओम। इसको हम क्या बोलते हैं, ओम। ये देखिए लिखा है, मात्रक को ओम बोलेंगे और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। तो एसआई मात्रक क्या है उसका, ओम। किसका, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। देखिए हम लेते हैं एक चालक, हमने क्या लिया, एक चालक लिया। ठीक है, इस चालक का यहां पर एक परमाणु है ऐसा, यहां पर एक परमाणु है ऐसा, यहां पर एक परमाणु है ऐसा, ये तो अनंत परमाणु होते हैं। ठीक है जी, प्रत्येक परमाणु में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है, जब ये घूमेगा और घूम करके यहां पर आएगा तो यहां पर आने के बाद ये जो है इसमें चला जाएगा। कहां गया, इसमें। तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इसमें। इसमें का इलेक्ट्रॉन घूम करके कहां चला जाएगा, इधर। समझ रहे हो, यहां का परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें। इसमें का इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें। इसमें का इलेक्ट्रॉन किधर गया, इधर। समझ रहे हो ना। तो इससे इस परमाणु से टकराता है और टकराने के कारण ही क्या उत्पन्न होते हैं, प्रतिरोध। समझ में आ गया। ये आप वीडियो से भी आप देखेंगे तो वीडियो में भी आपको बेहतर ढंग से इसको समझाई गई है। ठीक है, ये देखिए R बराबर V बटा I, या R बराबर 1 वोल्ट बटा इतना दिया गया। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उससे बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम कहलाता है। इसका विमीय सूत्र ये है, इसको भी याद रखना। प्रतिरोध का विमीय सूत्र को भी परीक्षा में पूछता है, mL² T⁻³ 3 A⁻²। ठीक है,